बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की नावल निगारी, मुंशी प्रेमचंद के नावल निगारी के हवाले से। तो आइए शुरू करती हूँ। उर्दू नावल का संग बुनियाद तो मौलवी नज़ीर अहमद के मुबारक हाथों से इसी दिन रख दिया गया था जब उन्होंने 1869 ईस्वी यानी 1869 में अपनी यादगार तसनीफ मरातुल उरूस मुकम्मल की थी। उर्दू नावल का संग बुनियाद, संग माने होता पत्थर, बुनियाद माने किसी चीज़ की नींव रखना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, नींव रखने के लिए क्या है, पत्थर डाला जाता है या ईंट डाला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि उर्दू नावल निगारी की जो बुनियाद है, जो उसको शुरुआत है, उसको जो शुरू किया है उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के मुबारक हाथों से उसी दिन रख दिया गया था जब उन्होंने 1869 में अपनी एक यादगार तसनीफ मरातुल उरूस लिखी थी। लेकिन इस इमारत को उठने और काबिल रश्क बुलंदियों को छू लेने के लिए इंतज़ार था एक अजीम फनकार का, जिसके हाथों का लम्स इस सन्फ में जान डाल दे। इस इमारत को ऊपर उठने के लिए, आगे जाने के लिए क्या है, एक ऐसे इंसान का इंतज़ार था, एक ऐसे अजीम फनकार का इंतज़ार था जिसके हाथों के लम्स से, जिसके हाथों के छूने से क्या है, इस सिन्फ में क्या है, जान डाल देती। और जो उर्दू नावलों को आलमी अदब के शहपारों के हम पल्ला बना दे, ऐसे इंसान का, ऐसे अजीम फनकार का इंतज़ार था जो इस सिन्फ को क्या है, उर्दू नावल के आलमी अदब के शहपारों यानी उर्दू अदब के आलमी जो किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनके बराबर कर दे। आखिरकार प्रेमचंद ने यह कारनामा अंजाम दिया। 1907 ईस्वी में जब उन्होंने कलम उठाया तो हमारे अफसानवी अदब की हालत कुछ खास काबिल जिक्र ना थी। मगर जब 1936 ईस्वी में मौत ने इनके हाथ से कलम छीना तो उर्दू नावल व अफसाने की शान ही कुछ और थी। जब मुंशी प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया, नावल लिखा, उस वक्त उतनी कोई ख़ास बात नहीं थी। जब लिखते लिखते जब वो 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ तो उर्दू नावल और अफसाना की शान ही कुछ और थी, वो कुछ और रुतबे को पहुंच गया था। प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने आम इंसान बल्कि ख़ास तौर पर किसानों को अपना हीरो बनाया। प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है कि उन्होंने आम इंसान को, जो आम इंसान जो खेत में काम करते हैं, जो मजदूरी करता है, जो गोबर उठाता है, जो अपनी गाय को पालता है, गाय को भूसा देता है, चारा देता है, दाना देता है, ऐसे इंसान को उन्होंने अपने नावल का, अपने अफसाना का हीरो बनाया। इससे पहले हमारे अफसानवी अदब में तुलसुम होशरुबा के उम्र अय्यार, बागो बहार के चार दरवेश, सुरूर का जाने आलम, सरशार के आज़ाद और खौजी वो किरदार हैं जो हमारी इस हकीकी दुनिया से बहुत दूर के लोग नज़र आते हैं। ये सब जो नावल लिखी गई है और इसके जो किरदार थे, ये सब किरदार ऐसा लगता था कि ये बहुत दूर के लोग हैं, हमारे आसपास के, हमारे करीब के लोग नहीं हैं, हमारी हकीकी दुनिया के लोग नहीं हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार बेशक आम जिंदगी से करीब है, मगर इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक ऊंचे या मुतवसत तबके से है। मुतवसत तबके यानी मिडिल घर से है। प्रेमचंद ने पहली बार आम आदमी यानी गरीब तबके के लोगों और किसानों को अपने नावल और अफसानों में मरकजी जगह दी। और प्रेमचंद ने क्या किया, पहली बार अपने अफसाने में, अपने नावल में गरीब तबके के लोगों को, किसानों को अपने नावल में क्या जगह दी और मरकजी जगह दी। और वो क्या है, वो एक जो गरीब आदमी है, जो एक किसान है, जो एक मजदूर है, वो क्या है, उनके नावल या अफसाने का हीरो होता है। एक नकाद के अल्फाज में प्रेमचंद ने इस आम इंसान को शहजादों से बढ़कर हुस्न और परिस्ता की परियों से ज़्यादा दिल नवाजी बख्शी है। एक नकाद कहते हैं कि प्रेमचंद ने इस आम इंसान को क्या है, शहजादों से बढ़कर हुस्न दिया और परिस्तान की परियों से ज़्यादा दिल नवाजी बख्शी है। यानी परिस्तान की जो परियां इतनी खूबसूरत है, उससे ज़्यादा उन्होंने ऐसे लिखा है, इस अंदाज से लिखा है, एक आम इंसान को ऐसे पेश किया है अपने नावल में, अपने अफसाने में, कि वो क्या है,
परिस्तान की परियों से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है अपनी नावल, अपनी कहानी में। प्रेमचंद से पहले शहरी जिंदगी ही हमारी फनकार की तवज्जो का मरकज थी। प्रेमचंद से पहले क्या है, शहरी जिंदगी ही हमारे फनकार की तवज्जो का मरकज थी। जो फनकार जो लिखते हैं, राइटर जो होते हैं, वो क्या है, शहर के लोगों की जिंदगी को ही लिखते थे, उसे ही मरकजी किरदार अता करते थे, यानी उसे ही अपने नावल या कहानी का हीरो बनाते थे। प्रेमचंद ने देहात और देहात के मसाइल पर कलम उठाया। उनसे पहले कहीं हिंदुस्तानी गांव का जिक्र होता था तो इस तरह जैसे शायरी की जा रही हो। मतलब ये कि गांव के सिलसिले में ये ख्याल आम था, वहाँ लहलहाते हुए सरसब्ज शादाब खेत हैं। इससे पहले जब हिंदुस्तान के गांव का जिक्र होता था तो ऐसा होता था जैसे शायरी की जा रही हो। नावल में, कहानी में जो गांव का जिक्र किया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे शायरी की जा रही हो। वहाँ के खूबसूरत वादी को दिखाया जाता था, लहलहाते हुए खेत को दिखाया जाता था, गिरते हुए झरने को दिखाया जाता था, सरसब्ज शादाब खेत को दिखाया जाता था। और वहाँ की फिजा हमेशा खुशगवार और मौसम सदा सुहाना रहता था। जिंदगी पुरसुकून गांव का ये फर्जी तस्वीर खींचने वाले वो अहले करम थे जिन्होंने गांव को दूर से देखा था। जो लोग गांव के बारे में खूबसूरत सीन लिख रहे थे, खूबसूरती से दिखा रहे थे वहाँ के खेत खलियान को, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था कि उस गांव को दूर से देखा था। उन्होंने वहाँ के लोगों को करीब से नहीं देखा था, वहाँ जाकर वो लोग रहे नहीं थी, वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है उनको नहीं मालूम थी। उन्होंने दूर से देखा और उसकी खूबसूरती को अपने नावल, अपने कहानी, अपने अफसाने में लिखा। देहाती ज़िंदगी से प्रेमचंद गहरी वाकफियत रखते थे। देहात के एक ज़राअत पेशा ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और वो खुद गुर्बत व तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार चुके थे। और प्रेमचंद जो थे वो क्या है, देहात की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे और वहाँ के ज़राअत पेशा ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते थे। और वो खुद गुर्बत और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार चुके थे। वो क्या है, देहात में रह चुके थे, देहात की ज़िंदगी को उन्होंने करीब से देखा था और वो खुद क्या है, गरीबी और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार चुके थे। इनसे ज़्यादा कौन साहिब कलम इस हकीकत से वाकिफ़ हो सकता था कि हिंदुस्तानी किसान बैक वक्त तीन जालिमों के जुल्म का निशाना है। उनसे ज़्यादा कौन जान सकता था। वो गांव में रहे थे, वहाँ के हर हाल को उन्होंने करीब से देखा था। और उनसे ज़्यादा कौन जान सकता था कि हिंदुस्तानी किसान बैक वक्त यानी एक वक्त में तीन जालिमों के जुल्म का निशाना है। ये जालिम है ज़मींदार, महाजन और पुरोहित। ज़मींदार ज़मीन के सिलसिले में परेशान करता है इंसान को, महाजन जिनसे आदमी रुपया लेता है, कर्जा लेता है, उधार लेता है, और पुरोहित जो वहाँ के पंडित होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। इन तीनों से लोग क्या परेशान रहते हैं, इन तीनों के जुल्म का शिकार होते हैं लोग वहाँ के, इन तीनों के जुल्म का शिकार होते हैं गांव के लोग। जमींदार हर तरह किसान का खून चूसने की कोशिश करता है और बहाने बहाने से गरीब किसान से इसके गाढ़े पसीने की कमाई ऐंठना चाहता है। फसल में तो बड़ा हिस्सा इसी का होता है, लेकिन इसके अलावा भी वो किसी न किसी नाम से नजराना वसूल करता रहता है। गुर्बत और तंगदस्ती इसे बार बार कर्ज लेने पर मजबूर करती है और कर्ज देने के लिए गांव में महाजन मौजूद है। वो सूद दर सूद का ऐसा चक्कर चलाता है जिससे किसान निजात ना पा सके। जब इंसान गरीबी में होता तो क्या करता है, वो कर्ज ले लेता है और कर्ज लेने के बाद वो महाजन के चंगुल में ऐसा फंसता है कि उससे उसे निजात नहीं मिलता। सूद दर सूद चलता है और उससे वो क्या है, निजात नहीं पा सकता है। तीसरी ज़ात शरीफ पुरोहित की है जो मजहबी रस्म रिवाज के बहाने अपना उल्लू सीधा करता है। अक्सर ये होता है कि एक ही शख्स में ये तीनों सिफतें जमा हो जाती हैं। समाजी नाइंसाफ़ी और नाबराबरी दूसरा अहम मसला है। ये गांव के किसान का मसला है, गांव के लोगों का मसला है, जो प्रेमचंद की तवज्जो का मरकज़ बना। उन्होंने गांव को करीब से देखा था, वो जानते थे कि गांव के लोगों के साथ कैसे समाजी नाइंसाफ़ी होती है, नाबराबरी होती है। बड़े लोग क्या है, जो बड़े धर्म के लोग होते हैं वो बिल्कुल आला दर्जे पर होते हैं, और जो इंसान छोटे ज़ात का होता है उसे बिल्कुल अछूत माना जाता है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अब कम सही, अब ये सब बात कम हो गई है, लेकिन इस ज़माने में छूत छात का मसला बड़ा दर्दनाक था। एक तबके को ऐसा नापाक ख्याल किया जाता था
और अफसोस किसी हद तक आज भी किया जाता है। एक तबके को, यानी जो लोग छोटे ज़ात के होते हैं, उन लोगों को बड़ा नापाक ख्याल किया जाता है कि इस तबके के किसी फर्द से छू जाने वाला खुद को भी नापाक समझता है। अगर कोई इंसान किसी छू अगर कोई बड़े ज़ात का आदमी किसी छोटे ज़ात के आदमी से सट जाता है, छू जाता है, तो वो भी अपने आप को क्या है, नापाक समझने लगता है। आदर्शवाद का सबक प्रेमचंद ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय से सीखा। इन्हीं दोनों बुजुर्गों का फैज़ान है कि इखलाकी कदरों पर प्रेमचंद मुकम्मल ईमान रखते हैं, और प्रेमचंद ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय से बहुत कुछ सीखा है। और उन दोनों बुजुर्गों का फैज़ान है, उनसे ये फैज़याब हुए हैं कि इखलाकी कदरों पर क्या है, प्रेमचंद का मुकम्मल ईमान है। ये महात्मा गांधी की अहिंसा का ही असर है कि वो बुरों के दिल बदल कर बदी को मिटाना चाहते हैं। वो इसलाह पसंद है। इसलाह पसंद यानी सुलह पसंद है, सही करना चाहते हैं हर बात को। इसलाह के जरिए वो सारी दुनिया को जन्नत का नमूना बना देना चाहते हैं। इसलाह यानी सही करना, हर बुरी चीज़ को सही करके, हर गलत चीज़ को सही करके वो सारी दुनिया को जन्नत का नमूना बना देना चाहते हैं। ये इंसानी दोस्ती ये इंसान दोस्ती प्रेमचंद की फिक्र का बुनियादी अंसर है, और यही सबब है कि हकीकत पसंद यानी रियलिस्ट होने के बावजूद, यानी हकीकत पसंद रियलिस्ट यानी सच्चा, साफ सुथरा, सादा होने के बावजूद वो अक्सर आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट हो जाते हैं। आदर्शवादी हो जाते हैं। आदर्शवादी हो जाते हैं यानी कि उनका एक आदर्श है, किसी चीज़ को करने का, किसी काम को करने का एक आदर्श है, एक तरीका है, उसी पर वो करते हैं। प्रेमचंद के अक्सर किरदार अपने ज़ाती नफ़ा नुकसान को बालाए ताक रखकर दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। प्रेमचंद के जो किरदार होते हैं, अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख से यानी दूसरों की खुशी से वो खुश हो जाते हैं। वो इंसान के सारे दुख मिटाकर इसे बुलंद कामत और सर बुलंद बना देना चाहते हैं। गुर्बत से निजात और इंसानी मसावत इनका आदर्श है। मसावत यानी बराबरी, इंसान सब बराबर है। वो चाहते हैं कि हर इंसान बराबर हो, कोई ज़ात पात नहीं हो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो। और इनका क्या है, आदर्श है। औरतों और बेवाओं के साथ नाइंसाफ़ी इन्हें अजियत पहुंचाती है, यानी इन्हें तकलीफ़ पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। फ़िरका वाराना जहनियत को वो फ़िरका वाराना जहनियत को वो मुल्क के लिए महलक ख्याल करते हैं। महलक यानी बीमारी ख्याल करते हैं। फ़िरका वाराना यानी ज़ात पात की जो जहनियत रखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े ज़ात के हैं और ये छोटा ज़ात का है, जो छोटा ज़ात का है वो हमारे पाँव धोए, हमारे पाँव के पास बैठे, हमारी जी हुजूरी करती रहे। ये सब बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या है, इन बातों को क्या है, समाज में एक बीमारी की तरह समझते हैं, महल ख्याल करते हैं। समाज के रगू बपे में जो खराबियां जहर की तरह सरायत किए हुए हैं, इनके खिलाफ वो बराबर आवाज़ उठाते रहे। वक्त गुजरने के साथ इस आवाज़ का तीखापन और लहजे की तलखी बढ़ती चली गई। आखिरी अयाम की तहरीरों में तर्ज की शिद्दत बहुत नुमाया है। वक्त गुजरने के साथ क्या है, इनकी आवाज़ का तीखापन, यानी लिखते लिखते जब उनके और वक्त गुजरता गया, जब उन्होंने बहुत कुछ लिख लिया, तो उनके आवाज़ में क्या तीखापन आ गया और लहजे की तलखी बढ़ गई, यानी वो ज़्यादा तंज वाला लिखने लगे। आखिरी अयाम में यानी आखिरी दिनों में उनकी जो तहरीरें थी, जो वो लिखते थे, उसमें तंज की शिद्दत बहुत नुमाया थी। तंज करना यानी जैसे बड़े लोग हों, बड़े ज़ात के लोग होते हैं, छोटे ज़ात को इतना सताते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, तो वो बड़े लोग को तर्ज करते हैं। हकीकत निगारी प्रेमचंद के नावलों अफसाना की सबसे अहम खसूसियत है। हकीकत निगारी यानी सच्ची बात को दिखाना, जो कुछ हो रहा है समाज में, उस वक्त जो कुछ समाज में हो रहा था, उन्होंने उसको लिखा और उन सच्ची बातों को अपने अफसाने में लिखा और दिखाया। और ये इस हकीकत निगारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसने मगरिब के असर से हमारे अफसानवी अदब में रिवाज पाया। इसमें तारीकी और उदासी का कुछ ज़्यादा ही गलबा था। प्रेमचंद ने जिस हकीकत की तस्वीर कशी की, वो किताबों से नहीं बल्कि असल ज़िंदगी से अक्स की गई थी।
प्रेमचंद ने जिस हकीकत की तस्वीर कशी की है, जिस हकीकत को उन्होंने लिखा है, तस्वीर की तरह किताब में छाप दिया है, वो क्या है, उनकी असल ज़िंदगी से ली गई थी, असल ज़िंदगी से जमा की गई थी। उन्होंने हिंदुस्तान के गरीबों का सुना सुनाया हाल नहीं लिखा, बल्कि खुद इनसे नाता जोड़ा, इनके दरमियान रहकर इनके मसाइल मसाब को समझा। उन्होंने जो हिंदुस्तान के गरीबों का हाल लिखा है, किसानों का हाल लिखा, उन्होंने सुना सुनाया हाल नहीं लिखा, बल्कि वो खुद उनके पास गए, उनके पास रहे, उनसे नाता जोड़ा और उनके मसाइल को, उनके मसले मसाइल को समझा। किसानों और मजदूरों के पसीने की बू पास प्रेमचंद के नावलों और अफसानों में बसी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप देहात के किसी घर का नक्शा खींच रहे हैं, तो जब तक आप अफसाने में गोबर की बू और भूसे की खुशकी पढ़ने वाले को महसूस ना हो, इस वक्त तक ये मंजरकशी कामयाब नहीं कही जा सकती। प्रेमचंद कहते हैं कि जब आप देहात का हाल लिख रहे हैं, गांव के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, अफसाने में लिख रहे हैं, तो अफसाने में जब तक आप लोगों को गोबर की बू और भूसे की खुशकी को महसूस नहीं करा दे, तब तक आप मंजरकशी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। सादा निगारी को प्रेमचंद ने हकीकत व असलियत की तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल किया। मतलब ये कि उन्होंने हकीकी और असली ज़िंदगी की सीधे सादे लफ्ज़ों में जीती जागती तस्वीर उतार दी। सादा निगारी यानी बिल्कुल सादे अल्फाज में उन्होंने लिखा, और सादे अल्फाज में लिखकर ज़िंदगी के क्या, असली ज़िंदगी की पूरी कहानी उतार दी है, जीती जागती तस्वीर उतार दी है। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उसी जगह खड़े हैं जहाँ की यह कहानी लिखी गई है और देख रहे हैं। यही वो सिफत है जिसने उनकी तहरीरों में जादू का असर पैदा कर दिया। इनसे पहले मीर अमन और गालिब ने अपनी तहरीरों से ये साबित कर दिया था कि बयान की सादगी इबारत में अजब लुत्फ पैदा कर देती है। इससे पहले मीर अमन और गालिब ने अपनी तहरीरों से, अपनी लिखावट से ये साबित कर दिया था कि बयान की सादगी यानी जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल सादे अल्फाज में लिखें, बिल्कुल जो आम लोग, जो उस वक्त के लोग, जहाँ का हाल हम लिख रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसी अल्फाज को हम लिखें। और उस इबारत में जो लुत्फ़ है, जो उससे लुत्फ़ पैदा होती है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और व्हाट्सएप नंबर से आप जो भी नोट्स के पीडीएफ चाहेंगे, वो नोट्स का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और ज्वाइन बटन लें, मैसेज करें। इस्तिआरा व तशबीह के इस्तेमाल और शीरी बयानी को वो हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं। इख्तियार कहते हैं वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी माने में इस्तेमाल किया हो। इख्तियार किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो अपनी असली मायने के बजाय क्या है, मिजाजी माने में इस्तेमाल किया गया हो। और तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को एक दूसरे से तशबीह देना। इसलिए उनके नसर में तसन्ना पैदा हो जाती है। तसन्ना यानी बनावट। इसके बरक्स प्रेमचंद की ज़बान सादा, बेतकल्लुफ़ और फितरी है। अलबत्ता इब्तदाई ज़माने की नसर ऐब से पाक है। और इसके बरक्स प्रेमचंद की जो ज़बान है वो क्या है, सादा है और बेतकल्लुफ़ और फितरी है। फितरी यानी जो लोग, जो आम लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो उसी को लिखते हैं। अलबत्ता इब्तदाई ज़माने की नसर ऐब से पाक है। इस वक्त वो अरबी, फ़ारसी के सकील और नामानूस अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सकील यानी भारी। उस वक्त जब शुरू शुरू में वो लिखते थे तो वो अरबी और फ़ारसी के सकील यानी बहुत भारी, और नामानूस यानी जो हम नहीं जानते हैं, उन सब अल्फाज का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये जता देना चाहते थे कि वो किसी से हटके नहीं, हटिए नहीं यानी हटके नहीं है। रफ्ता रफ्ता ये खामी दूर होती गई।
अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी के आखिरी दौर में वो बेहद दिलकश और रवा ज़बान लिखने लगे थे। गोदान इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब आप गोदान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोदान में कैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल आम बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की गई है और वो ज़बान जो उस वक्त गांव देहात में इस्तेमाल की जाती थी। प्लॉट की तैयारी पर प्रेमचंद बतौर ख़ास तवज्जो करते थे। वो खूब जानते थे कि फ़न नावल नगारी के मुतालबात क्या हैं। जब वो प्लॉट लिखते हैं तो उसकी तैयारी उस पर ख़ास तवज्जो देते थे और वो खूब जानते थे कि फ़न नावल निगारी, फ़न यानी खूबी, नावल निगारी की क्या खूबी है, क्या मुतालबा है, वो उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या लिखना है, वो इन इन सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें पूरी तरह एहसास था कि प्लॉट नावल की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान खड़ा होता है, उसी तरह प्लॉट क्या है, नावल की रीढ़ की हड्डी है। जब तक उसको रीढ़ की हड्डी को नहीं लिखा जाएगा तो नावल क्या है, खड़ा हो ही नहीं पाएगा। ये ना हो तो नावल की इमारत उठ ही नहीं सकती, यानी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपने हर नावल के प्लॉट का मंसूबा पूरे पूरे गौर फिक्र के साथ तैयार किया। इनके कमज़ोर नावल भी प्लॉट के नुक्ता नज़र से पूरी तरह कामयाब है। पर्दाए मिजाज का प्लॉट दोहरा है, इसलिए कहानी में थोड़ा सा उलझाव पैदा हो गया है। गोदान, मैदान अमल और चौगाने हस्ती के प्लॉट नहायत चुस्त और सुडौल हैं। किरदार निगारी में प्रेमचंद ने बड़ी फनकाराना महारत का सबूत दिया है। किरदार निगारी जो उनके अफसाने के किरदार हैं, वो किरदार कैसे हैं, गांव के किरदार हैं तो गांव की तरह ही उसका अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसका पहनावा ओढ़ावा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लगे कि क्या है, बिल्कुल सच्चा एक जो कहानी में लिखा जा रहा है वैसे ही इंसान है। किरदार निगारी फिक्शन के रीढ़ की हड्डी है। नावेल व अफसाना इंसान की सरगजिश्त है और इसी सरगजिश्त को मरकज बनाकर फनकार हमें सारी कायनात सैर करा देता है। नावल व अफसाना में क्या इंसान की सरगजिश्त है, यानी इंसान की कहानी है। इंसान के ऊपर जो कहानी गुजरी वही कहानी है। तो इसी सरगजिश्त को मरकज बनाकर फनकार क्या हमें सारी कायनात यानी पूरी दुनिया की सैर करा देता है। लेकिन ये सरगजिश उसी वक्त पुरकशिश व पुरतासीर हो सकती है जब वो हकीकी इंसानों से ताल्लुक़ रखती हो। और ये सरगजिश तो है, ये जो इंसान की कहानी है उसी वक्त हमें अच्छी लगती है, उसी वक्त पुरतासीर लगती है, यानी उसमें असर होता है जब वो एक सच्चे इंसान की कहानी हो। हकीकी इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक आप होता है और अपनी अलग हस्ती रखता है। जो किरदार फनकार के हाथ में जो किरदार फनकार के हाथ में कठपुतलियों की तरह हरकत करते हैं उनमें जाज़बियत नहीं होती। जो किरदार फनकार के हाथ में यानी फनकार जब जैसे चाह रहा उसको घुमा रहा उस किरदार को, कभी वो अच्छा बन गया, अच्छा है तो अच्छा ही है, बहुत नेक है तो नेक ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें जाज़बियत होना चाहिए, कशिश होनी चाहिए। सर वाल्टर स्कॉट ने बड़े फ़ख्र के साथ कहा था कि मैं किरदार तख्लीक ज़रूर करता हूँ मगर इन्हें आज़ाद छोड़ देता हूँ। सर वाल्टर कहते हैं कि मैं किरदार तख्लीक ज़रूर करता हूँ, मैं किरदार को लिखता ज़रूर हूँ लेकिन ऐसे आज़ाद छोड़ देता हूँ। जैसे एक इंसान अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है, कभी अच्छाई भी करता है, कभी बुराई भी करता है, कभी वो बहुत अच्छा बन जाता है, उसी तरह क्या मैं अपने जो किरदार को आज़ाद छोड़ देता हूँ। वो किरदार जहाँ चाहते हैं मुझे ले जाते हैं। यही हाल प्रेमचंद का है। इनके किरदार मौलवी नज़ीर अहमद के किरदारों की तरह मट्टी के माधव नहीं। मट्टी के माधव यानी मट्टी का पुतला नहीं है कि जब जैसे चाहे उसको घुमा दिया, जब चाहे जैसे चाहे उसके बारे में कुछ भी लिख दिया। किरदार बिल्कुल आम इंसान की ज़िंदगी की तरह हकीकी किरदार होना चाहिए ताकि हम पढ़ें तो हमको लगे कि हाँ ये सच्चा इंसान है, सच्ची किरदार है, यानी हमारे समाज से ही लिया हुआ एक इंसान है। हालात व वाक़यात के मुताबिक इनमें तब्दीली होती है। आम इंसानों के मजमे से प्रेमचंद ने ऐसे जीते जागते किरदार वज़ा किए हैं कि कारी एक बार इनके बारे में पढ़ ले तो सारी ज़िंदगी उन्हें भुला नहीं सकता। होरी, गोबर, झुनिया, सकीना, अमरकांत, नमक का दारोगा, ठाकुर, सज्जन सिंह और बेशुमार ऐसे जिंदा जावेद किरदार हैं जो रह रह कर हमें याद आते हैं।
ये सब क्या किरदार क्या है? जीते जागते किरदार हैं, जो हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बस जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये हमारे आसपास के ही इंसान हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और महसूस होता है कि हमने इनके बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि इनसे मिले हैं और इनके साथ रहे हैं। प्रेमचंद के नावलों में से कुछ ये हैं: जलवाए सार, बेवा, बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, गबन, चौगाने हस्ती, पर्दाए मिजाज, मैदान अमल और गौदान। जलवाए सार और बेवा पहले दौर के नावल हैं और इस वक्त लिखे गए जब इनके फन में पुख्तगी नहीं आई थी। जलवाए इसार और बेवा इनके पहले दौर के नावल हैं, जब उन्होंने नावल लिखना शुरू किया था और जब इनके फन में क्या पुख्तगी नहीं आई थी। बाजार हुस्न, गोशाए आफियत और गबन दूसरे दौर के नावल हैं। बाजार हुस्न शहर में आबाद मुतवसत तबके की ज़िंदगी से सरोकार रखता है। जो बाजार हुस्न है, शहर में आबाद जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी से लिए गए हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखे गए हैं। असमत फरोशी को इस नावल में मलामत का निशाना बनाया गया। असमत फरोशी यानी अपनी इज्जत बेचने वाले को क्या है, इस नावल में मलामत का निशाना बनाया गया है, इसे बुरा भला कहा गया। आखिर में तवाइफें गुनाह की ज़िंदगी से तौबा कर लेती हैं। दिलों को तब्दील करके बदी का खात्मा करा देना प्रेमचंद का मखसूस अंदाज है। गोशाए आफियत का मौजू मेहनत कश तबके की ज़िंदगी और इसके बुनियादी मसाइल हैं। इसमें हिंदुस्तानी ज़िंदगी की भरपूर मरक़्क़ा कशी की गई है। मरक़्क़ा कशी की गई यानी तस्वीर खींची गई है। फ़नी एतबार से भी ये नावल बहुत अहमियत रखता है। गबन एक घरेलू और माशरती नावल है। एक घरेलू नावल है, एक समाजी नावल है, जिसमें समाज के लोगों के बारे में दिखाया गया है। जेवर और आरइश का शौक़ जो मुतवसत तबके की ख़ास शनाख्त है, यहाँ इसे तंज का निशाना बनाया गया। जेवर और आरइश यानी सजने सवरने का जो शौक़ है मिडिल क्लास के लोगों को, इस नावल में दिखाया गया और इसे क्या तंज का निशाना बनाया गया कि जब इंसान भूख मर रहा तभी उसे सजने सवरने जेवर पहनने का बड़ा शौक़ होता है। तो इस बात पर नावल निगार ने तंज किया है, मुंशी प्रेमचंद ने तंज किया है। चौगाने हस्ती को प्रेमचंद ने अपना बेहतरीन नावल कहा है और ये हकीकत भी है। गोदान को छोड़कर इनके बाकी तमाम नावलों की बनिस्बत ये ज़्यादा फनकाराना है और इस अहद के मुल्की मसाइल इस नावल में बड़ी हुनरमंदी के साथ पेश किए गए हैं। चौगाने हस्ती का है प्रेमचंद का एक बेहतरीन नावल है और ये हकीकत भी है और ये सच्ची बात है कि इनका बेहतरीन नावल है। और इस नावल में उस अहद के मुल्की मसाइल, जो मुल्क में मसले मसाइल चल रहे थे, उसको बड़ी हुनरमंदी के साथ पेश किया गया है। और चौगाने हस्ती एक अंधे भिखारी सूरदास की कहानी है। ये महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान है और बदी की कुव्वतों के खिलाफ सत्याग्रह करने का कायल है। वो किसानों की बस्ती पांडेपुर में रहता है। इसकी ज़मीन पर एक चालाक आदमी जान सेवक सिगरेट का कारखाना बनाना चाहता है। सूरदास इस ज्यादती के खिलाफ सत्याग्रह करता है, लेकिन जान सेवक चालाकी से जीत जाता है और किसानों को भी अपना हम ख्याल बना लेता है। फिर कारखाने के मजदूरों के घर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और किसानों के घर छीने जाते हैं। सूरदास फिर सत्याग्रह करता है। सूरदास यानी एक अंधा आदमी है, क्या उसकी ज़मीन छीन ली जाती है तो वो सत्याग्रह करता है। गोली चलती है, सूरदास जख्मी हो जाता है। मरने से पहले वो कहता है, हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा जरा दम तो लेने दो, एक ना एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। पर्दाए मिजाज किसी हद तक कमज़ोर नावल है। दोहरे प्लॉट ने कहानी को उलझा दिया है। मरकज़ी कहानी मनोरमा और चक्रधर की कहानी है। एमए पास होने के बावजूद चक्रधर मुलाजमत नहीं करता। कौम की खिदमत ही इसका सबसे बड़ा ख्वाब है। बाप के बहुत समझाने पर वो एक रईस की बेटी को पढ़ाने लगता है। वो इससे मुतासिर हो जाती है, मगर शादी कहीं और हो जाती है। उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है।
दोनों का मिजाज अलग अलग है। आखिरकार घरेलू जिंदगी से मायूस होकर चकरधर कौम की खिदमत में लग जाता है। मैदान अमल प्रेमचंद के कामयाब नावलों में से एक है। इस नावल की तसनीफ के वक्त इनके ख्यालात में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। जब वो मैदान अमल लिख रहे थे तो इस नावल के लिखते के वक्त क्या है, उनके ख्यालात में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। इनके ख्यालात काफ़ी बदल चुके थे। गांधीवाद पर से अब इनका ईमान उठ गया था। भगवान पर अब इन्हें भरोसा नहीं रहा था। अब इनका अकीदा अमल और सिर्फ अमल पर था। हम देखते हैं कि सकीना जो एक पर्दा नशी खातून थी, पर्दा तर्क करके मर्दाना वार मैदान अमल में कूद पड़ती है। इस नावल में प्रेमचंद ने किसानों के साथ मजदूरों को भी मुतहद किया है, यानी एक जगह किया है, और सबको कंधे से कंधा मिलाकर मंजिल की तरफ बढ़ते दिखाया है। अमरकांत इसका मरकजी किरदार है। ये कौमी खिदमत का जज्बा रखता है। अमरकांत एक गरीब मुसलमान लड़की सकीना की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, जो इसके शाना बशाना इस बदनसीब और पसमानदा तबके की बस्ती में पहुंचकर, जिसे अछूत के नामुनासिब नाम से याद किया जाता था, जहदो अमल का आगाज कर देती है और दोनों इसी को अपना मैदान अमल बना लेते हैं। गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है और उर्दू नावल की तारीख में एक अहम संग मेल की हैसियत रखता है। ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है और 1930 ईस्वी के करीब इस वक्त लिखा गया जब इनका फ़न इंतहाई बुलंदी को छू रहा था। 1930 ईस्वी में गोदान उन्होंने लिखा जब इनके लिखने की जो ताकत थी इंतहाई बुलंदी तक पहुंच चुकी थी। इसलिए गोदान फ़नी तकमील का शानदार नमूना है। गोदान में शहर और देहात दोनों की कामयाब मरक़ा कशी नज़र आती है। गरीब किसान हूरी इसका मरकज़ी किरदार है। नावल की पूरी कहानी इसके गिर्द गर्दिश करती है। उसे हिंदुस्तान के मजलूम किसान का नुमाइंदा कहा जा सकता है। नावल की कहानी क्या है? एक इंसान, एक मरकज़ी किरदार होरी है, इसके चारों तरफ घूमती है, गर्दिश करती है और उसे हिंदुस्तान का एक मजलूम किसान कहा जाता। मजलूम यानी जुल्म सहा हुआ, जिस पर जुल्म किया गया हो वो मजलूम है। तो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था, तो वो क्या है, मजलूम किसान का क्या है, नुमाइंदा कहा जा सकता है। ये शराफत, दयानत और इसार का पुतला है। नावल का मरकज़ी ख्याल एक गरीब किसान की ये ख्वाहिश है कि इसके दरवाजे पर गाय बंधी हो। ये ख्वाहिश ज़रा देर के लिए पूरी होती है और फिर सारी ज़िंदगी इसे मुसीबत और मायूसी का सामना करना पड़ता है। हीरा इसकी गाय को जहर देकर मार डालता है। हीरा क्या, होरी का भाई होता है और इसकी गाय को जहर देकर मार डालता है और इसकी सारी आरजुएं खाक में मिल जाती हैं। इसके बावजूद वो हीरा से इंतकाम लेने के लिए आमादा नहीं होता, बल्कि कर्ज लेकर इसे जेल से बचाना चाहता है। हीरा भाग जाता है तो वो इसके खानदान की परवरिश का बोझ भी अपने सर ले लेता है। इसका बेटा गोबर नए जमाने का आदमी है। वो अपने बाप को समझाता है कि जिसे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर ना हो, इसके लिए आबरू और मर्यादा सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, इनका रुपया मारा होता, तो तुम भी भले मानस होते। भले मानस यानी भले इंसान होते। बेटा जो है उसका गोबर नए ज़माने का लड़का है, वो बाप को समझाता है कि तुम भी दूसरों का गला दबा देते, दूसरों का रुपया मार लेते तो आज भले इंसान कहलाते। मगर ये बातें होरी की समझ से बालातर है। होरी की शिकस्त में प्रेमचंद को इंसानियत और शराफत की जीत नजर आती है। फरमाते हैं, कौन कहता है कि वो जिंदगी की जद्दोजहद में हारा है? ये खुशी, ये हौसला, क्या ये गुरूर की अलामत है? ऐसे ही शिकस्तों में इसकी फतह है। इसके टूटे हुए हथियार इसकी फतह के झंडे हैं। चेहरे पर चमक आ गई है। हीरा की ममनूनियत यानी एहसानमंदी में इसकी ज़िंदगी की सारी कामयाबी मुजस्सम हो गई है, यानी सिमट गई है। ये प्रेमचंद नहीं बल्कि इनके पसपर्दा महात्मा गांधी और टाल्स्टाई बोल रहे हैं। प्रेमचंद इन दोनों से बहुत मुतासिर थे और अदब को अखलाकी कदरों का पासबान ख्याल करते थे। प्रेमचंद क्या है, अदब को अखलाकी कदरों का पासबान ख्याल करते थे। अखलाकी कदरों का क्या है, हिफाजत करने वाला समझते थे।
समाजी बुराइयों और अखलाकी खराबियों को दूर करने का इनके नज़दीक सबसे कारगर नुस्खा ये है कि लोगों को दिलों को बदल दिया जाए। इनके बेशतर किरदार तब्दीली के इस अमल से गुजरते हैं। हकीकत निगारी प्रेमचंद का असल कारनामा है जो इस नावल में भी नुमाया है, लेकिन इनका अखलाकी नुक्ता नज़र गोदान के बाद हिस्सों को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो अभी कर दें। बहरहाल ये एक हकीकत है कि प्रेमचंद ने यकसोई के साथ यानी एक तरह से दिल लगाकर सिलसिलेवार एक अरसे तक फिक्शन निगारी को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया और सदियों तक अमर रहने वाली कई नावलों से उर्दू अदब का दामन वसी किया। और सदियों तक अमर रहने वाली यानी यानी जिंदा रहने वाली नावलों से क्या है, उर्दू अदब का दामन वसी किया है, अदब के दामन को क्या है, बहुत बड़ा किया है, बहुत फैला दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ज्वाइन बटन लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आते ही आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको वो पीडीएफ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।